हेलो स्टूडेंट्स, तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या, लॉज ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन साहब ने दिया, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया न्यूटन साहब ने, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं, है ना। कोई दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज, हम लोगों ने देखा ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, यदि किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है, मान लो ये सर्टेन हाइट है h है ना, h हाइट से यदि ये ड्रॉप किया गया तो ये किधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये टूवर्ड्स द अर्थ आता है। ऑब्जेक्ट किधर आएगा, टूवर्ड्स अर्थ ही आएगा, है ना। अब अर्थ की तरफ क्यों आता है, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, एट्रैक्टिव फोर्स। अर्थ इस पर एट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट पर। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट पर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्यू टू द अर्थ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है ना। यानी हम लोगों ने देखा था इन जनरल कि कोई दो ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच, अगर m1 m2 कोई दो मास है तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको बोला था कि ग्रेविटेशन। अब इस दो ऑब्जेक्ट में, ये दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट यदि अर्थ है, ठीक है, अगर दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो इसे क्या कहा जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी बोले तो इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी अर्थ। दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट यदि अर्थ है तो ये ग्रेविटेशन तो है ही, ग्रेविटेशन तो जनरल बात है ना, बट ये स्पेशली इन पर्टिकुलर इसको कहा जाता है ग्रेविटी, ठीक है। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा whenever there is force। अगर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट में, जैसे ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और इसको जब छोड़ दिया तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू ma, कि यदि एक्सेलरेशन है इसका मतलब देयर मस्ट बी फोर्स, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई किया अपन ने तो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं भी हो सकता है, बट व्हेन एवर देयर इज एक्सेलरेशन, लेकिन यदि एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स होगा ही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके कारण, अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हेडिंग लिखी हुई है। दैट इज जी क्या है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनफैक्ट ये क्या है, एक्सेलरेशन है, बेसिकली एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट वही होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये पाया गया है, इट इज़ फाउंड दैट कि कोई भी बॉडी हो, चाहे वो हैवियर बॉडी हो चाहे स्मॉलर बॉडी हो, है ना, चाहे स्मॉलर बॉडी हो, कोई भी बॉडी है तो यदि इसे सर्टेन हाइट से अपन फॉल कराएंगे, नीचे गिरेगी ऑब्जेक्ट, तो सारे पर जो जी का वैल्यू होगा वो सारे पर सेम होगा। जो जी लगता है एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रिगार्डलेस ऑफ इट्स मास लगता है। यानी अगर हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है सर्टेन हाइट से या लाइटर ऑब्जेक्ट को फॉल कराएंगे, दोनों ही केस में जो जी लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सेम होता है ना। अगर एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए, अब पीस ऑफ पेपर गिरा रहे हैं हम लोग
और एक कॉइन गिरा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, पीस ऑफ पेपर बाद में अर्थ सरफेस पर आएगा, जबकि ये अगर कॉइन है तो कॉइन जल्दी आ जाएगा सरफेस पर। क्यों? ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस। अदरवाइज कॉइन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है और इस पीस ऑफ पेपर पर भी सेम लग रहा है ना, बट ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस पेपर बाद में आएगा ग्राउंड में और ये पहले आ जाएगा, है ना। यानी कोई बॉडी, किसी बॉडी को जब अपन फॉल कराते हैं, है ना, और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो केवल लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो उसको कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन ओनली बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम लोग बात करेंगे। और ये जो लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, यानी इसका ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि ड्रॉप किया अपन ने ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से, है ना, तो इस पर जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं इसको, है ना। तो जो वैल्यू ऑफ जी है, एक्चुअली हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस सेक्शन में, ये खास करके क्या कि ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक है। दैट इज वेरिएशन ऑफ जी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डाउनवर्ड लगता है ना, जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। एंड लाइक ऑल एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड द वेट जो किसी ऑब्जेक्ट का है वो क्या होता है, वेट को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि वेट इज द फोर्स by which earth attracts any object towards its center। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, दैट इज वेट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग, mg, है ना। तो mg क्या है, फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट इज द फोर्स by which earth attracts any object towards itself, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, कोई मान लो कि अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये अर्थ सरफेस हम लोगों ने बना लिया मान लो, ठीक है। तो अर्थ नियरली कैसा होता है, नियरली स्फेरिकल है। हालांकि इसका जो शेप होता है, अरे क्या शेप आ गया, अर्थ का जो शेप होता है वो ओवल होता है। अर्थ का जो शेप है वो ओवल होता है ना। बट इसको नियरली अपन स्फेरिकल मान सकते हैं, है ना। रफ एस्टिमेशन है कि अर्थ जो है नियरली इसको स्फेरिकल मानते हैं। और इसकी डेंसिटी भी अपन सेम मानते हैं। हालांकि कहीं डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं डेंसिटी कम होगी, कहीं रॉक्स होते हैं, कहीं वाटर होते हैं, कहीं सैंड होते हैं, कहीं मिनरल्स होते हैं, है ना। तो अर्थ की जो डेंसिटी है इनफैक्ट तो वेरी तो करती है, बट इन जनरल इसकी डेंसिटी अपन यूनिफॉर्म मानते हैं। और इसका शेप तो अपने को पता है कैसा होता है, ओवल शेप होता है ना। बट यहाँ मानेंगे कि अर्थ जो है नियरली स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो ये अर्थ है। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इसका मास है m और अर्थ का मास मान लिया अपन ने कैपिटल M। तो अर्थ के सरफेस पर, और इसका रेडियस मान लेते हैं अपन, है ना। मान लो कि इसका जो रेडियस है दैट इज r, है ना। इसको सेंट्रल मान लिया दैट इज O, तो इसका रेडियस है r, ठीक है। तो ये अर्थ है, अर्थ का मास मान लिया हम लोगों ने क्या, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड m इज द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। ये अर्थ सरफेस पर है, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने देखा था कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो F इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे G M M1 M2। ये M क्या है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कैपिटल M मास ऑफ द व्हाट, अर्थ है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनफैक्ट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस लिया अपने अर्थ सरफेस का, यानी ये जो अर्थ का रेडियस है ये r है ना।
तो आर स्क्वायर। वैसे अगर डिस्टेंस बोला जाए तो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बट ये जो ऑब्जेक्ट है मास ये बहुत स्मॉलर है और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेबल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली जो दूसरा मास है m, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट का भी कुछ रेडियस होगा, है ना, उसके सेंटर से लेंगे तो वो इनफैक्ट क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इसको क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। और रेडियस ऑफ अर्थ पता है वैसे इनफैक्ट कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है ना। तो कहने का मतलब है कि अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू दिस मच एंड F इज इक्वल टू ऑल्सो ये जो m मास है इस पर कितना फोर्स लगेगा, वेट के बराबर होगा, है ना। तो m मास है और एक्सेलरेशन a, F इज इक्वल टू ma, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू ma। और a एक्चुअली क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो a को अपन g लिखते हैं, है ना। दैट इज उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट कोई अर्थ सरफेस पर है तो अर्थ इस पर जो फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज इट्स वेट। वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो वेट कितना है इसका, m इंटू जी, एम जी एम ए, और a बराबर g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ठीक है, सो दिस मच इज इक्वल टू दिस, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल इम्प्लाई जो स्मॉल g है दैट इज गिवन बाय स्मॉल g इक्वल टू व्हाट, कैपिटल G, जिसे कहा था अपन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन r स्क्वायर। तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is given by small g is equal to gm upon r square। और what is g? g is the क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। तो इनफैक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, है ना, g is equal to gm by r स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू पुट कर दें अपन तो g का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यूनिट तो वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी। कैपिटल G का वैल्यू देखा था हम लोगों ने 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, एंड मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है ना। मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बना लेंगे, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 9.8 और यूनिट रख देंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस इज नियरली इक्वल टू 10 भी इसको ले सकते हैं अपन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये स्मॉल g होता है उसका वैल्यू होता है 9.8 ऐसा यूनिट में, और नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, दिस वन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, तो g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ऑफकोर्स यदि gm लिखें तो gm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। इस फार्मूले का भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में, है ना। चलिए, तो स्मॉल जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया अपन ने, एंड व्हाट इज स्मॉल जी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। क्लियर, अब हम लोग और एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अर्थ नियरली स्फेरिकल होता है और इसकी डेंसिटी अपन यूनिफॉर्म मानते हैं। अर्थ की जो डेंसिटी है उसको यूनिफॉर्म लेते हैं। एंड व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ यदि निकालना चाहें, डेंसिटी मीन्स मास डेंसिटी, तो डेंसिटी इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है,
मास, मास तो इसका एम है, अर्थ का मास एम लिया अपन ने, एंड वॉल्यूम, अर्थ को स्फीयर मान लिया। फिर बोल रहा हूँ एक्चुअली ये होता है ओवल शेप का, इलिप्टिकल होता है ना, जिसका मेजर एक्सिस होता है एंड माइनर एक्सिस होता है ना, यानी इक्वेटोरियल डिस्टेंस ज़्यादा होता है, पोलर डिस्टेंस कम होता है, बट यहाँ नियरली स्फेरिकल इसको मानते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, वेयर आर इज द रेडियस। तो रो इक्वल टू दिस मच हो गया डेंसिटी। यहाँ से अगर मास के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो व्हाट इज मास, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 नाउ पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास। मास ऑफ द अर्थ के लिए एक्सप्रेशन है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर। अब इस टर्म में हम लोग जी को लिखना चाहते हैं एक्चुअली, स्मॉल जी। व्हाट इज स्मॉल जी, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये स्मॉल जी किसके लिए है, व्हेन यूर द ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नाउ जी अपॉन आर स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, मास का ये वैल्यू रखेंगे, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एक आर बच गया है ना। दैट इज स्मॉल जी के लिए अनदर एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, स्मॉल जी इज ऑल्सो गिवन बाय स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी। दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन एंड दिस वन विल बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, जो अपने डिराइव किया था पहले, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो स्मॉल जी इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, स्मॉल जी दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो गिवन बाय जी इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी, पाई आर रो जी, वेयर रो इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म में स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, और ये फार्मूला भी अपने बहुत काम का है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये बात आ गई समझ में कि स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज गिवन बाय जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्लियर। अब चलिए अगर कुछ अपने को मान लो कुछ एग्जाम्पल बनाना हो जिससे और क्लियर हो जाए। मान लो कि कोई दो प्लैनेट्स हैं, देयर आर 2 प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो सिंपल इस पर कुछ अपन प्रॉब्लम देखेंगे है ना। मान लिया कि 2 प्लैनेट्स हैं और जिसके मास का जो रेशियो है दैट इज m1 अपॉन m2, रेशियो ऑफ देयर मासेस, ये मान लो दिया हुआ है 2:3 है ना। एंड रेडियस, रेडाई का जो रेशियो है r1/r2, दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो अपने को निकालना है एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो दैट इज g1 अपॉन g2। ये क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करो इस बीच में और बताओ। ठीक है, सिंपल है, m1/m2 इक्वल टू 2/3। दो प्लेनेट हैं जिसके मास का रेशियो ये है और रेडाई का रेशियो है 1:2। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी एक है g1, अनदर वन है g2। g1 और g2 के बीच रेशियो निकालना है। व्हाट इज g1 फ्रॉम द डेफिनेशन, कौन सा यूज करेंगे अपन, फार्मूला जो कन्वेनियंट होगा। तो यहाँ तो डेंसिटी गिवन नहीं है इसलिए वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ मास और रेडियस दिया हुआ है और कैपिटल जी दैट इज ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया जी एम, एम पहले के लिए m1 अपॉन आर पहले के लिए r1 स्क्वायर अपॉन उसी तरह g2 का वैल्यू क्या होगा, जी m2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो है ना। बताओ ये कितना हो गया एक्चुअली,
ये हो गया दिस इज इक्वल टू जी तो कैंसिल हो गया, बच गया m1 अपॉन m2 मास का रेशियो इनटू ये हो जाएगा r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर, r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ वैल्यू रख दो, m1 बाई m2 कितना दिया हुआ था 2/3 एंड r1 बाई r2 हाफ था, तो r2 बाई r1 कितना हो जाएगा 2/1 और इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज g1 बाई g2 का जो वैल्यू आया कितना आया 4 2 जा 8, 8/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g1 एंड g2। g1 एंड g2 का जो वैल्यू आया वो आया 8/3। क्लियर, ये सिंपल न्यूमेरिकल था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला देखा अपन है ना। और मान लीजिए कोई दूसरा न्यूमेरिकल अपने को देखना हो तो है ना, क्या मान लेते हैं कि अपने को दिया हुआ है क्या मास ऑफ द अर्थ जो है कांस्टेंट है, क्या है मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है ना, मास ऑफ अर्थ m से जिसे रिप्रेजेंट किया, कुछ लोग me भी लिख देते हैं है ना। मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कंडीशन, और r को इंक्रीज किया गया, r इज इंक्रीज्ड, r को इंक्रीज किया गया, कितना इंक्रीज किया गया 1% से, r इज इंक्रीज्ड बाय 1%। r क्या है रेडियस है ना, मास कांस्टेंट रखा है अर्थ का और रेडियस इसका इंक्रीज कर दिया बाय 1%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ g, ये क्या होगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया। मास ऑफ द अर्थ कीपिंग कांस्टेंट, r इज इंक्रीज बाय 1%, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज के जो सवाल है, अपने पास जी के लिए क्या फार्मूला है, जी के लिए दो फार्मूला था, स्मॉल जी इज इक्वल टू दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई r रो g, 4/3 पाई r रो g। ठीक है, ये फार्मूला है। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अपन, क्योंकि केवल r के बारे में दिया हुआ है तो इसलिए ये फार्मूला यूज करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और जहाँ परसेंटेज का सवाल है उसमें अपन 100 मान लेते हैं है ना। मान लिया पहला r 100 है और g भी 100 है। ठीक है, परसेंटेज के सवाल में ऐसे बनाते हैं कि लेट r, इनिशियली जो r था वो था 100 हालांकि ठीक है मीटर है ना, और इनिशियली जो g था ये भी था 100। ठीक है, अब इसे कंडीशन फॉर्म होता है g इज इक्वल टू वाट, g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। g कितना है इनिशियली 100। ठीक है, कैपिटल G एंड मास ऑफ अर्थ, मास को कांस्टेंट ही बोला है, कैपिटल G तो कांस्टेंट ही होता है, अपॉन r स्क्वायर, r को भी क्या मान लिया अपन ने 100 मीटर, तो ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक इक्वेशन बन गया 100 इक्वल टू gm बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा g डैश का वैल्यू जो पूछा है, g डैश क्या होगा कब, जबकि अब 1% का इंक्रीज हो रहा है r में इंक्रीज हो रहा है 1%, 100 था तो 1% कितना हो गया, 100 में एक बढ़ेगा तो 101 का स्क्वायर। क्लियर, इक्वेशन 2। तो जहाँ परसेंटेज का सवाल हो उसमें ऐसा अपन मान लेते हैं है ना, तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अब तो हो गया, अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, अपने को जी डैश निकालना है, तो क्या होगा जी डैश अपॉन, देन इट विल एम्प्लॉय जी डैश अपॉन 100, जी डैश अपॉन 100, मतलब जी डैश कौन सा था इक्वेशन 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो जी डैश बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बाय 101 का होल स्क्वायर, 100 बाय 101 का होल स्क्वायर। ठीक है, जी डैश बाई 100 हो गया 100 बाय 101 का होल स्क्वायर। यहाँ से जी डैश का वैल्यू निकल जाएगा, व्हाट इज जी डैश,
जी डैश इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, है ना, यानी 4 जीरो हो गया, इंटू 100 और 2 जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर का यूज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जो जी डैश का वैल्यू है वो निकल आएगा 98। कितना निकलेगा, कैलकुलेशन करोगे तो जी डैश का वैल्यू आएगा 98। 98 और पहले जी कितना माना था हम लोगों ने, 100 माना था। पहले जी कितना माना था, 100, और अभी कितना आया 98, और एक्चुअली 100 माना था, है ना। इसलिए कितना हो गया, चेंज कितना हो गया, इसलिए चेंज, और ये चेंज क्या कहलाएगा, परसेंटेज चेंज। इसलिए परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 100 माइनस 98, दैट इज 2%, है ना। तो जी डैश का वैल्यू कितना हो गया, 98, इनिशियली कितना था 100, तो डिक्रीज हुआ 2% डिक्रीज। चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, एक्चुअली डिक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस बड़ा है ऑब्वियसली। स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो डिक्रीज जो हुआ यहाँ परसेंटेज चेंज हुआ वो कितना हुआ, 2% डिक्रीज हुआ। ठीक है, 2% डिक्रीज हुआ। ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम बनाने के लिए अलग कहते हैं कि क्या, इसके शॉर्टकट भी हैं। अब क्या शॉर्टकट हैं, यहाँ दिया हुआ था, यहाँ अपने को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -2, नहीं, क्योंकि स्मॉल जी इक्वल टू व्हाट, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी तो कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट बोला है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -2 है ना। तो इसमें जो परसेंटेज चेंज के लिए शॉर्टकट ये है, परसेंटेज चेंज बराबर होगा, ये जो पावर दिया हुआ है दिस पावर, इसको जो चेंज का परसेंटेज दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चेंज का परसेंट कितना था, 1%, तो -2% चेंज आएगा। -2 का मतलब क्या हो गया कि डिक्रीज हो रहा है ना, प्लस आता तो इंक्रीज हो रहा है, समझे। तो ये शॉर्टकट है ऐसे प्रॉब्लम का। अगर दिया हुआ है 1% चेंज हो रहा है, 2% हो रहा है, 3% हो रहा है, तो जैसे 3% यदि बोलता तो आंसर कितना आ जाता, तो 3% और पावर तो -2 है, तो 3 इंटू -2 दैट इज -6% हो जाता। ठीक है, 4 दिया हुआ रहता तो कितना हो जाता, तो 4 मल्टीप्लाइड विद -2 तो -8%, दैट इज 8% डिक्रीज हो जाता। यानी ये जो वेरिएशन है जी का आर के साथ, तो क्या है, आर पर पावर -2, तो जो पावर है, पावर तो -2 ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज कितना बोला था, आर इज इंक्रीज बाय 1%, तो चेंज जो है, चेंज का परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। बट बीवेयर ऑफ दिस, क्या एक इसमें बात है कि ये चेंज कितना होना चाहिए, अप टू 5%। इसके लिमिटेशन है इस फार्मूले शॉर्टकट के कि चेंज शुड बी अप टू 5%, 1%, 2%, 3, 4, 5 तक चलेगा। लेकिन अगर दिया हुआ है 10% चेंज हो रहा है ना, 50% चेंज हो रहा है, तो उस केस में ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा, माइंड इट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। अगर ऐसा दिया हुआ है और चेंज अगर 5% से कम है तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में ना। अगर और देखना है तो अपन एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा और बिल्डअप करें अपन, है ना, जो पढ़ा अपन ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है कि कोई प्लेनेट है, कोई प्लेनेट है, ठीक है, और इस प्लेनेट पर अपने को वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। प्लेनेट पर भी होगा, अर्थ की बात करें, अर्थ भी एक प्लेनेट है, तो अर्थ पर जी का वैल्यू अर्थ के कारण होगा, है ना।
मार्स पर चले गए तो वहाँ पर जी का वैल्यू मार्स के कारण होगा। मून पर चले गए मान लो, है ना, तो मून पर मून के कारण होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और अपने को पता है मून पर जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 होता है, इसलिए वेट वहाँ 1/6 हो जाता है ना, ये सब पढ़ा होगा ना। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्लेनेट है, वहाँ अपने को वैल्यू निकालना है प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और दिया हुआ है अपने को कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ। हाँ, उस प्लेनेट की जो डेंसिटी है वो ट्वाइस 2 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ की डेंसिटी से, और जो रेडियस है उस प्लेनेट की ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। देन अपने को निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेनेट, ठीक है। अब कॉपी तो हो गई पास में, कलम उठाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड नाउ चैट, ठीक है। तो हम लोग भी सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, तब तक तुम करो। तो क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेनेट, और अर्थ का, अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ का GE, इसका रेशियो अगर निकाल लें, फार्मूला यूज क्या होगा, फार्मूला यूज होगा स्मॉल जी को, यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी इन्वॉल्व करने वाला फार्मूला क्या था, स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, 4/3 पाई आर रो जी, कैपिटल जी, पाई आर रो जी, ठीक है। अब आर का वैल्यू भी चेंज है तो प्लेनेट पर RP बोल दें, और डेंसिटी भी प्लेनेट का तो रो P बोल दें, है ना। होल डिवाइडेड बाय अर्थ की बात करें तो 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, ये जी कैंसिल हो गया, तो ये बच क्या गया, रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और ये बच गया डेंसिटी ऑफ प्लेनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब तो जो रिलेशन दिया हुआ है बस उसका वैल्यू पुट करना है, सो दिस इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना था, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, एंड डेंसिटी दिया हुआ था शायद 2 टाइम्स, डेंसिटी कितना था 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ, दिस कैंसल, 3 2 6, देन इट विल इम्प्लॉय कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है प्लेनेट पर वो 6 टाइम्स होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 6 टाइम्स ज़्यादा होगा, है ना। और इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो अर्थ पर कितना होता है 9.8, तो 9.8 6 8 जा 48 का 8 4 6 9 जा 54 और 4 58, तो 58.8 और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस विल बी द आंसर, कितना हो जाएगा 58.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कशन को रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसी के कारण कोई ऑब्जेक्ट जब सर्टेन हाइट से गिरती है तो अर्थ सरफेस की ओर ही आती है ना। या किसी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर फेंका, ऊपर फेंकेंगे तो उस पर जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, यानी उसकी जो वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से हर सेकंड में चेंज होगी, है ना, यानी घटेगी, ऊपर फेंका। फाइनली घटते घटते क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, फॉर ए मोमेंट ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा सर्टेन हाइट पर, और फिर वहाँ फॉर ए मोमेंट वो रुकेगा, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड उसको खींचेगी। अब उसका जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बढ़ेगा, किस रेट से बढ़ेगा, देन 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से हर सेकंड बढ़ेगा। यानी जब हाईएस्ट पॉइंट से वो उसने गिरना स्टार्ट किया तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 9.8 इंटू 2 3
सेकंड के बाद 3 इंटू दिस, है ना, टिल जब तक कि वो ग्राउंड के सरफेस को टच नहीं करता है। टच करेगा तो फिर रेस्ट में आ जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटेशन ही है, ग्रेविटेशन इन जनरल है। ग्रेविटी इज ग्रेविटेशन, बट ऑल क्या ग्रेविटी वो ग्रेविटेशन है, बट हर एक ग्रेविटेशन वो ग्रेविटी हो सकता है। हाँ, आया समझ में? तो व्हाट इज ग्रेविटी? एक्चुअली ग्रेविटी इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, यानी ग्रेविटी पर्टिकुलर केस है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रेविटी को ग्रेविटेशन बोल सकते हैं, बट प्रत्येक ग्रेविटेशन को ग्रेविटी नहीं बोल सकते, है ना। और फिर हम लोग वेरिएशन ऑफ जी वगैरह देखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, माइंडेड जी इक्वल टू GM/r², एंड ये तो यूज होता ही है, बट दिस फार्मूला इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड, 4/3 πr/ρg। वेरिएशन ऑफ जी में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाइट के साथ जब वेरिएशन होगा तो ये देखेंगे हम लोग GM/r², इसका यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ r चेंज होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पर रहेगा तो जी का वैल्यू कम होता है, और जब डेप्थ में जाते हैं माइंस वगैरह में तो भी जी का वैल्यू कम होता है। क्यों कम होता है जब माइंस में जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर मास जो अर्थ का है, इफेक्टिव मास, जो कि ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, जिसके कारण एक्सेलरेशन होता है, वो इफेक्टिव मास डिक्रीज होता है। इसलिए जी का वैल्यू जब सर्टेन हाइट पर ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, और नीचे माइंस वगैरह में जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है ना। तो ये देखेंगे, कहने का मतलब ये फार्मूला बड़े काम की है, 4/3 जी इक्वल टू 4/3 πr/ρg इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। और इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ सिंपल बहुत से सिंपल प्रॉब्लम देखे, है ना। तो प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं, है ना। जैसे घबरा जाते हो थोड़ा सा, है ना, देखना है, उसको समझना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ना। नाउ इट्स टाइम टू से यू थैंक यू वेरी मच।